बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 3 में हमारा लेक्चर नंबर 3 है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यकीनन आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर इनको बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा, लेकिन आज थोड़ा सा हम उसको तनकीदी तौर पे देखना चाहते हैं कि इसमें क्या नई चीज़ हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके इंट्रोडक्शन में जाते हैं कि न्यूटन ने ये लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन जो उसने पेश किए थे, ये बुनियादी तौर पे एम्पेरिकल्स फार्मूले हैं जिनमें पहले उसको कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उसकी बुनियाद के ऊपर उसने कुछ रिज़ल्ट आखिज किए, फिर उसने ये लॉज डेवलप किए थे। जैसा कि हम देखते हैं, सुनते भी हैं लोगों से कि वीडियोस के अंदर भी दिखाया जाता है कि न्यूटन्स के ऊपर सेब गिरा था और उसके बाद उसने ये लॉ जो ग्रेविटी वगैरह का डिस्क्राइब किया था। तो एक्सपेरिमेंटली पहले देखा गया और थ्योरी को उसको बाद में तैयार किया गया। सो इसके बाद ये है कि न्यूटन ने अपने ये लॉज जो हैं अपनी मशहूर ज़माना बुक मुख्तलिफ नेचर ऑफ फिलासफी और प्रिंसिपल यानी मखसूस नाम से जो 1687 के अंदर दी गई थी, उस वक्त इस बुक के अंदर उसने ये लॉज क्या किए थे, पेश किए थे। अब सबसे अहम बात जो हमारे साइंटिफिक लिए वो तो ज़ाहिर हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो लॉज हैं न्यूटन के लॉज क्या हर जगह होल्ड करते हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ ये होल्ड नहीं करते, जिसको हम कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ द लॉज की लिमिटेशन क्या है। तो बेटा वो ये है कि ये लॉज उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड नहीं करते जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ऐसा फ्रेम जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो, जिसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन पाया जाए, उसके अंदर ये लॉ अप्लाई नहीं होते। दूसरा, ये लॉ उस बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होते जिन बॉडीज़ की स्पीड रिलेटिवली हाई होती है, रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। इसका मतलब ये स्मॉल स्पीड के ऊपर अप्लाई होते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड पर अप्लाई नहीं होते। सेकेंडली ये है कि उन बॉडीज़ के ऊपर हम इनके एप्लीकेशन देखते हैं जो स्मॉल पार्टिकल के बजाय लार्ज मैसेज होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपिकली नहीं कह सकते, हम आंखों से देख सकते हैं, तो उन पार्टिकल पे अप्लाई होते हैं। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की तरफ। तो बेटा फर्स्ट लॉ की सिंपल सी तो स्टेटमेंट ये ज़रा समझाऊं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ये तीन एक सीक्वेंस है, तीनों एक ही बात की सीक्वेंस है, तीन हिस्सों में हम उनको बयान करते हैं। पहले से के मुताबिक कि अगर कोई बॉडी किसी जगह रेस्ट की हालत में पाई जाती है, रेस्ट की हालत में है, तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट ही में रहेगी। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती ही रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आके अमल नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इंटरनल फोर्स चेंज नहीं लाएगी। कौन सी फोर्स होनी चाहिए? एक्सटर्नल, और वो फोर्स अनबैलेंस भी होनी चाहिए। अगर ऐसी फोर्स आ गई तो फिर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में तब्दीली आ सकती है, अदरवाइज तब्दीली नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट कुछ यूँ बनी, ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, एक बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को कायम रखेगी, आर टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी की मोशन को कायम रखेगी, अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, कि जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स आके अमल नहीं करती। इट मीन व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? चेंज ऑफ स्टेट। जो बॉडी रेस्ट में है, अगर वो बॉडी रेस्ट ही में रहती है तो उसकी वेलोसिटी फॉर एवर जीरो रहेगी, तो एक्सेलरेशन ज़ाहिर क्या होगा? जीरो। और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन फिर क्या रहेगा? जीरो। तो जब एक्सेलरेशन फिर भी जीरो रहेगा तो प्रूव हुआ कि जब फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं इस बात को ऑब्जर्व करने के लिए कि आया ये ऐसा होता है या नहीं, तो कुछ लाइफ की कुछ एग्जांपल से लेते हैं। ये छोटी सी टेबल है जिसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया गया है। पहली बार ये देखना क्या इस ब्लॉक पे फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो जवाब मिलेगा यस। इसमें टू फोर्सेस बराह रास्त एक्ट कर रही हैं। नंबर वन, वेट विच एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड रिएक्शन आर विच एक्टिंग वर्टिकली क्या है? अपवर्ड डायरेक्शंस। इन दोनों फोर्सेस की मौजूदगी में ये ब्लॉक फिर भी रेस्ट में रहता है। तो फिर हम क्या समझे कि फोर्स तो है मगर बॉडी रेस्ट की हालत को कायम रखे हुए। लेकिन बेटा ये दोनों फोर्सेस जो मौजूद हैं ये दोनों बैलेंस फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट अमल कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक अनबैलेंस फोर्स के ज़रिए असर अभी नहीं है। हम फर्ज करें बाहर से आते हैं और हाथ से जैसे पकड़ के इसको इधर खींच लेते हैं, ये जो हमारे हाथ की फोर्स होगी ये अनबैलेंस फोर्स होगी, जो इसकी बॉडी की रेस्ट की हालत को चेंज करके किस में ले जाएगी? मोशन में। इसका मतलब अगर हम इसके हाथ नहीं लगाते या कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, तो ये अगर 10 साल भी ब्लॉक पड़ा रहेगा तो ये इसी रेस्ट की हालत में ही क्या रहेगा? कायम रहेगा। इस तरीके से दूसरी बात इसने की है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो ये अक्सर बड़ा अजीब सा लगता है कि जैसे हम गलत समझते हैं। मसलन हम एक बॉल को फेंकते हैं, लेकिन ये बॉल मोशन में आने के बाद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे लॉ कहता है कि जो बॉडी मोशन के अंदर है वो मोशन में रहेगी, तो जब बॉल मोशन में आ गई है तो फिर उसकी मोशन को किसने ख़त्म कर दिया? इस बात को
हम समझना चाहते हैं तो कुछ यूँ समझते हैं कि बेसिकली वो बॉल हमने फेंकी है उसके ऊपर हम अनबैलेंस फोर्सेस जो हम अमल कर रही थी उनको हम इग्नोर कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक ग्रेविटी अमल कर रही थी, एयर फ्रिक्शन अमल कर रहे थे, अगर वो ज़मीन से टकराती है तो ज़मीन की रगड़ अमल करती है। अगर ये फोर्सेस किसी तरीके से हम कम कर दें, ये ख़त्म कर दें, तो वो बॉल हमेशा क्या असल में रहेगी? मोशन में। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेटा 3 सर्फेसेस मैंने शो की हैं। ऊपर वाली जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, कच्ची मिट्टी की है, बिल्कुल रफ है। नीचे वाली सरफेस के ऊपर सीमेंट से बनाई गई है, उससे नीचे वाली सरफेस गिलास यानी शीशे से तैयार की गई है। तीनों सरफेस के ऊपर एक जैसी बॉडी को रख दिया गया है, एक जैसी मैस को, तीनों को एक जैसी फोर्स से धकेला गया है। जब हम ये देखते हैं कि जिस बॉडी को एक फोर्स यहाँ दी गई उतनी फोर्स यहाँ उतनी यहाँ, तो ये रफ सरफेस वाली बॉडी है वो कुछ यहाँ आकर रुक जाती है, ये थोड़ा सा फासला तय करती रुक जाती है। जो बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर है वो ज़्यादा फासला तय करके रुकती है निस्बतन पहले के, और जो तीसरी बॉडी है वो पहली 2 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा फासला तय करती है। अब इससे क्या नतीजा निकला? इससे ये नतीजा निकला कि इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स यानी सरफेस की जो रगड़ है वो और साथ जो ग्रेविटी का फैक्टर वो ज़्यादा था, लिहाजा इस बॉडी ने जल्दी अपनी मोशन को रेस्ट में तब्दील कर लिया। फिर हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि हमने उस फ्रिक्शन की फोर्स को और ग्रेविटी को तो हम नहीं कम कर सकते, फ्रिक्शन की फोर्स को थोड़ा सा क्या किया? रिड्यूस किया। जैसे रिड्यूस किया उसकी मोशन में क्या हुआ? इजाफा हुआ। तीसरी सरफेस पे हमने क्या देखा? तो ग्रेविटी तो हमने चेंज नहीं की मगर फ्रिक्शन को हमने बहुत हद तक कम किया, लिहाजा मोशन में क्या होता गया? इजाफा। इससे ये बात साबित हुई है कि अगर हम फ्रिक्शन को ख़त्म करते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं तो मोशन बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है अगर ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों कम कर दिए जाए या ख़त्म कर दी जाए तो ये बॉडी हमेशा किस हालत में रहेगी? मोशन में। इस अमल को कौन सा लॉ कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि जो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में वो रेस्ट को कायम रखेगी और जो बॉडी मोशन के अंदर है वो मोशन को कायम रखेगी। यानी कोई बॉडी खुद ब खुद ना रेस्ट को चेंज करती है मोशन में, ना मोशन को रेस्ट में। इसी को हम इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या हो सकता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी होगा। अब हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में क्या है? तो आपको याद होगा कि पहले में हमने कहा कि जब फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक स्टेप आगे बढ़े, अगर फोर्स 0 नहीं होगी तो क्या होगा? तो भाई फिर एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। तो इसी से लॉ बन गया। लॉ क्या है? व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब बॉडी पे फोर्स अमल करेगी देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगा। किधर पैदा होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। एक्सेलरेशन उसी समय पैदा होगा जिस समय हमने क्या अप्लाई कर रखी है? फोर्स। आगे चलते हैं। जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या बॉडी की हायत के ऊपर, बॉडी के स्केलेट के ऊपर डिपेंड करेगा? जवाब यस। वो बॉडी की किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बॉडी की मास पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी पे अप्लाई होने वाली फोर्स पे डिपेंड करेगा। इस वजह से यहाँ लिखा द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, और बॉडी की मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखना है जब एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो मास को कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, और जब एक्सेलरेशन को मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं तो फिर फोर्स को क्या कंसीडर किया जाता है? कांस्टेंट। इट मीन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम, ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट के एफ ओवर एम, और ये के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसकी नॉर्मल कीमत क्या होती है? 1। इस वजह से हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, या एफ इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर? एम ए के। इट इज न्यूटन सेकंड लॉ। ये न्यूटन का क्या है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ने क्या बात प्रूव की कि जब फोर्स आ जाएगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। इसका मतलब बॉडी अपने स्टेट को चेंज करेगी। अगर वो रेस्ट में तो हो सकता है मोशन में चली जाए, अगर वो मोशन में तो हो सकता है रेस्ट में चली जाए। ये मे भी चेंज दोनों हो सकते हैं। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहलाएगा। याद रखना है ये जो कांस्टेंट के है इसको मैंने 1 ले लिया है। बाज़ जगह पे ऐसी कांस्टेंट आते हैं तो हम उनको 1 नहीं लेते, तो बाज़ वक्त ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। जैसे कि आप लोगों ने बेटा हुक्स लॉ में एक लॉ पढ़ा होगा कहीं ना कहीं मैट्रिक के अंदर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, ये लॉ पढ़ा है, और वहाँ पे आप लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू के एक्स। वहाँ भी के आता है लेकिन उस के को हम 1 नहीं लेते। क्या रीज़न है कि यहाँ के को 1 ले लिया और यहाँ के को 1 नहीं लिया? तो जवाब इसका ये है कि ये के टोटल मैथमेटिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके ऊपर किसी चीज़ का निसार नहीं, ये के किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, लिहाजा दैट इज एब्सोल्युटली 1 ले सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी फैक्टर्स है। और जब के यहाँ लेते हैं तो यहाँ फोर तरह पे कहते हैं के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब ये के किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर हम के 1 ले लेंगे इसका मतलब पूरी दुनिया में स्प्रिंग एक जैसे होंगे, तो स्प्रिंग सारी दुनिया के नेचर के एक जैसे के तो नहीं होंगे, लिहाजा के हर एक का क्या होगा? डिफरेंट। तो यहाँ के 1 नहीं ले सकते, वहाँ के 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये किसी बॉडी के नेचर ये चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा।
ठीक हो गया। अच्छा, अब F इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या होता है, प्रूव होता है। ठीक है, अब इस बात को हमने दो तरीके से देखना है कि कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है और कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मैस है। तो जरा ऐसे देखें, ये दो बॉडीज हैं, दोनों की मैस मैंने सेम रखी है। एक को फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, एक के ऊपर फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई करते हैं। तो जब हम दोनों के ऊपर फोर्स मुख्तलिफ अप्लाई करते हैं और धक्का दे के छोड़ते हैं तो दोनों की वेलोसिटी या स्पीड में फ़र्क आता है। जिसकी फोर्स ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा स्पीड पड़ती है, जिससे फोर्स कम होती है स्पीड कम होती है। आप जानते हैं कि स्पीड जितनी ज़्यादा चेंज होगी उतनी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगी, और वेलोसिटी की तब्दीली से क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स कम एक्सेलरेशन। तब मैं लिखा मोर चेंज, वो तब्दीली आएगी, उस तब्दीली से क्या क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन। तो ये बात यहाँ प्रूव हुई, मगर शर्त क्या है कि मैस दोनों में क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा इसका, यहाँ मैंने दो मैसेज शो कर रही है, एक M1 एक M2, जबकि M1 स्मॉलर M2 से, यानी M2 बड़ी मैस है, मगर दोनों पे फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई की। अब फोर्स सेम है, मैस मुख्तलिफ है। जब मैं यही फोर्स इस 5 छोटी बॉडी को धकेलता हूँ तो ये बॉडी भाग के बहुत दूर तक जाती है, जबकि जो बड़ी बॉडी को फोर्स लगाते हैं वही बॉडी मूव तो करती है मगर स्लो स्पीड के साथ थोड़ा फासला तय करती है। इसका मतलब यहाँ चेंज ज़्यादा है, यहाँ चेंज क्या है, कम है। तो ज़्यादा चेंज किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, मोर एक्सेलरेशन की तरफ। इट मीन स्मॉल मैस मोर एक्सेलरेशन, लार्ज मैस स्मॉल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैस। इस तरीके से अप्रूव होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी उसके अंदर पैदा होता है एक्सेलरेशन। पैदा होने वाला एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉडी के साइज या वजूद या मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ के बाद अब हम लास्ट में चलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे आपने पहले में कहा कि फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, दूसरे में हमने कहा जी फोर्स होगी तो ये सब कुछ होगा। अब तीसरा लॉ ये कहता है कि क्या जब फोर्स होगी तो अकेली होगी। तो पहला कंसेप्ट ये डेवलप हुआ कि दुनिया में अल्लाह के अलावा बाकी सारी फोर्सेस एक पेयर की फॉर्म में, एक जोड़ी की शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ का सबसे बड़ा कमाल ये है जिसने हमें ये बताया कि दुनिया में पाई जाने वाली सारी फोर्सेस पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए उसने कहा कि जो दो फोर्सेस हैं उनको दो नाम दे दिए गए, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन। यानी कि दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। एक को हम एक्शन फोर्स कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शंस। इससे हमने जो रिजल्ट हासिल किए वो दो थे। एक तो ये है कि फोर्सेस ऑलवेज अकरिंग इन पेयर फॉर्म, कि ये कायनात के अंदर जितनी भी फोर्सेस होंगी वो जोड़े की शक्ल में होती हैं। जैसे नेकी की फोर्स है, बद्दी की फोर्स होती है, अप है तो डाउन है, राइट है तो लेफ्ट है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। सिवाय अल्लाह के बाकी हर फोर्सेस पेयर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरीके से नेचर की फोर्स स्टार्ट कैसे रहते हैं, तो एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेज होती हैं वो एक बॉडी पे अमल नहीं करते। ये कंसेप्ट क्या है कि एक बॉडी पे अमल नहीं करते, एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे जाके होता है। अब जरा इस बात को समझते हैं कि हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं ऐसे करके, तो जब ज़मीन को हम नीचे पाँव से दबाते हैं इट इज़ ए कॉल्ड एक्शन, इट इज़ ए कॉल्ड क्या, एक्शन। अब ज़मीन हमें आगे धकेल देती है, इट इज़ ए कॉल्ड क्या होगा, रिएक्शन। तो क्या हमारा जो एक्शन होता है अगर हम थोड़ा करते हैं तो बॉडी का ज़मीन का रिएक्शन भी उतना ही आता है। इसका मतलब ज़मीन अपने साइज़ के आधार से रिएक्शन नहीं देती, हमारे एक्शन के मुताबिक रिएक्शन देती है। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से एक्शन करेंगे उतना रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन का ताल्लुक किसके साथ है, हमारे एक्शन के साथ, उस बॉडी के वजूद के साथ नहीं है। नंबर 2, जब हम बॉडी को नीचे प्रेस करते हैं तो हमारा एक्शन होता है। नाउ एक्शन एक्ट ऑन अर्थ, यानी मैंने अगर पाँव को ज़मीन से दबाया है तो मेरे पाँव ने किसके ऊपर एक्शन किया है, अर्थ के ऊपर किया है। अब अर्थ क्या करेगी, रिएक्ट। तो अर्थ का रिएक्शन क्या होगा, मेरी बॉडी या मेरे पाँव के ऊपर होगा। इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, किसी सेम बॉडीज़ के ऊपर ये अमल नहीं कर रहे होते। ठीक है, मसलन हम ज़मीन पे चलते हैं, नीचे दबाते हैं, वो एक्शन होता है। ज़मीन ऊपर पुल करती है, ये क्या होता है, रिएक्शन है। रॉकेट मूव करता है, उसकी गैसेस नीचे तेज़ी से आकर दबाती हैं, ये उनका एक्शन होता है। नीचे वाली गैसेस रॉकेट के ऊपर धकेलती हैं, ये उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। और इसी तरीके से ये बर्ड्स होते हैं, परिंदे हैं, हवा मुड़ते वक्त अपने विंग्स को ऐसे नीचे दबाते हैं, तो हवा को नीचे दबाना ये इनका क्या होता है, एक्शन होता है। और नीचे वाली हवा परिंदे को ऊपर की तरफ उठाती है, ये उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस एफ। F इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस एफ, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन क्या होगा, डायरेक्शन। तो ये था न्यूटन क्या है, थर्ड लॉ। तो आज के हमारे लेक्चर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।